नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोस पर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने देश के लिए वाकई में अपनी जान दांव पर लगाई, आज उनकी कहानी हम लोग देखने वाले हैं। आज 23 अगस्त है और सुभाष चंद्र बोस जी की आज 157वीं जयंती है। 23 अगस्त 1945 को इनका देहांत हुआ था, या हम लोग कहें कि 20 अगस्त 1945 को इन्होंने अंतिम सांस ली थी। लेकिन जापानी जो रेडियो था उसने 23 अगस्त 1945 को इस चीज को अनाउंस किया था कि वाकई में सुभाष चंद्र बोस जो है इनका देहांत हो चुका है। इसीलिए आज 23 अगस्त को पराक्रम दिवस जो है वो भी मनाया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार सुभाष चंद्र बोस को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां जो हैं वो अब तक हैं। कई सारी कमेटी जो है उनका भी गठन किया गया था ताकि वो सुभाष चंद्र बोस की मौत पर, उनकी मृत्यु पर इस चीज की जांच कर सके कि वाकई में जिसको बहरूपिया समझा जाता था कि वाकई में वो कई बार जो है वो देश भी बदल चुके हैं, तो क्या हो सकता है कि ये भी इस बार भी जो है उनकी सोची समझी साजिश है जिसके तहत उन्होंने देश बदल लिया है, लेकिन मृत्यु का, मौत का एक दूसरा रास्ता जो है अपनाया है। कई बार ये खबरें भी आती हैं कि सुभाष चंद्र बोस जो है उनका देहांत नहीं हुआ है, वो एक गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं, गुमनामी बाबा की तरह है। तो आज हम लोग पूरी स्टोरी को कवर करने वाले हैं। मैं कुछ बैकग्राउंड हिस्ट्री भी आप लोग के सामने रखूंगा जिससे आप लोग को और क्लैरिटी जो है वो अवेलेबल होगी। बहुत फैक्ट हैं आज के लेक्चर के अंदर, बहुत आसानी से आप लोगों को उसको समझना पड़ेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सुभाष चंद्र बोस बेसिकली एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी विचारधाराएं बड़ी उग्र थी। उग्र इन द सेंस कि वो किसी भी कीमत पर बाय हुक एंड बाय क्रुक अपने देश को आजाद करवाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने गांधी जी के अपोज में जाने का भी फैसला लिया था। जब 1938 के अंदर इलेक्शंस हुए थे तो सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे, लेकिन महात्मा गांधी जी के कहने पर उन्होंने वो पदवी छोड़ी, वो पद छोड़ दिया कांग्रेस के अध्यक्ष का, और उस पद पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बैठाया गया था। लेकिन खुशी खुशी उन्होंने इस देश के लिए वो पद छोड़ा जो कि उस समय बहुत कीमती था। सुभाष चंद्र बोस 1899 के अंदर जन्म लेते हैं और 1945 तक उनका लाइफ स्पान रहता है। हम लोग कुछ ही दिनों की बात करेंगे, केवल 5 दिन का हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। उन 5 दिनों के अंदर सुभाष चंद्र बोस के ऊपर क्या क्या बीता, कैसे उन्होंने वो 5 दिन का समय गुजारा और कैसे उनका देहांत हुआ, इस चीज को कई कमिटीज ने प्रूव भी किया है। लेकिन एक कमिटी ऐसी थी जिसने कह दिया कि नहीं, सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु प्लेन क्रैश के अंदर नहीं हुई थी। यहां तक कि सुभाष चंद्र बोस के पास में 2 सूटकेस ऐसे थे जिसके अंदर लाखों रुपए था, सोना चांदी था, और वो फिर सूटकेस गए कहां पर, इस चीज को लेकर भी कई जो थ्योरीज हैं वो सामने निकल कर आती हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर को। सुभाष चंद्र बोस, जिनको नेताजी भी कहा जाता है, ये एक प्लेन आप लोग देख सकते हैं। ये प्लेन बेसिकली KI बॉम्बर विमान है जिसको जापान ने अरेंज करवाया था ताकि सुभाष चंद्र बोस मंचूरिया पहुंच सके, लेकिन इसी के अंदर ब्लास्ट करवाया गया था। आप हमारे 75 डेज हार्ड चैलेंज के साथ में जुड़ सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कि पॉर्न देखते हैं लेकिन उसको एडिक्शन की तरह नहीं देखते हैं, मतलब उसको समझते नहीं कि हम में एडिक्शन हो चुका है। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति पूरे सप्ताह के अंदर 10 घंटे से अधिक वीडियोस को देख रहा है, एडल्ट कंटेंट को सर्च कर रहा है, तो ये आप लोग एक्सेप्ट कर लीजिए, कहीं ना कहीं आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम आने वाली है। अभी आप लोगों के जो माइंड है, जो आपकी साइकोलॉजी है, उस पर इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन आगे आने वाले फ्यूचर में इफेक्ट करेगा। तो चलिए, अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं 75 डेज का हार्ड चैलेंज और इस एडिक्शन से बाहर निकलना चाहते हैं, तो कूपन कोड चैलेंज यूज करना है, जिससे आप लोग डिस्काउंटेड प्राइस में अवेलेबल होगा। जब आप ज्वाइन करेंगे तब से ही आप लोगों को ये कोर्स जो है वो शुरू हो जाएगा, है ना, हार्ड चैलेंज शुरू हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं इस स्टोरी के अंदर। यहां पर देखिए कि इंडियन नेशनल लीग जो है, या फिर हम लोग कहें INA, इंडियन नेशनल आर्मी, जिसका हेडक्वार्टर बैंकॉक के अंदर था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये चाहते थे कि भारत देश को आजाद करवाया जाए ब्रिटिश से, और उसमें वो हेल्प लेना चाहते थे जापान की। और जापान ने पहले भी कई बार जो है INA की हेल्प की है। उनको यह लगता था कि जापान इस बार भी हमारी हेल्प करेगा, लेकिन जापान इस स्थिति के अंदर नहीं था कि वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हेल्प कर पाए।
कंडीशन ये थी कि 6 अगस्त को और 8 अगस्त को 1945 के अंदर हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर बॉम्ब अमेरिका के द्वारा गिराए गए थे। दोनों शहर बिल्कुल खत्म हो चुके थे। इससे जापान पूरी तरीके टूट चुका था और जापान ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के हारने की काफी नजदीक पहुंच चुका था। और 16 अगस्त 1945 को जापान ने अपने हथियार डाल दिए थे और कह दिया था कि हम लोग जो है वो ये युद्ध हार चुके हैं। इससे सुभाष चंद्र बोस को यह लगने लगा कि जापान अब हमारी हेल्प नहीं कर पाएगा, हमको अब यूएसएसआर के पास में जाना चाहिए, रशिया के पास में जाना चाहिए, वहां से हमको हेल्प मिल पाएगी। क्योंकि रशिया ने यह सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीत लिया था जो कि 1939 के अंदर शुरू हुआ था, 45 तक चला था। उसके अंदर यूएसएसआर एक विनर था। इसीलिए सुभाष चंद्र बोस को यह लगता था कि यूएसएसआर मेरी बड़ी हेल्प कर पाएगा। उन्होंने डिसाइड किया कि मैं बैंकॉक से जाऊंगा मंचूरिया में। यहां पर मंचूरिया है जो कि उस समय यूएसएसआर के कवर के अंदर आता था। तो इनका प्लान था कि हम लोग यहां से जाएंगे। अब बेसिकली क्या है कि बैंकॉक के अंदर इनका हेडक्वार्टर है। सुभाष चंद्र बोस जो है उनकी एक संस्था है आईएनए, उसका हेडक्वार्टर जो है वो बेसिकली कहां है, बैंकॉक के अंदर है। अब वो और उनके साथी 11 और साथी जो है वो बैंकॉक से जाते हैं साइगोंग के अंदर। साइगोंग में पहुंचने के बाद वो जापान की गवर्नमेंट से बात करते हैं और कहते हैं कि हमें जो है वो एक प्लेन की व्यवस्था करवाइए आप, ताकि हम लोग साइगोंग से मंचूरिया तक पहुंच सके। काफी मनाही भी हुई कि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद में जो वहां के आर्मी मार्शल थे उन्होंने एक प्लेन का इंतजाम करवाया, KI-21 बॉम्बर। एक ऐसा प्लेन जिसके अंदर महज 13 या 14 लोग जो है वो सवार हो सकते हैं। जब इस प्लेन की व्यवस्था यहां पर करवाई गई तो इस प्लेन के अंदर ऑलरेडी 11 लोग बैठे हुए थे जो कि जापान की आर्मी के थे। उसके साथ में एक पायलट भी था। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस प्लेन के अंदर लगभग 13 से 14 लोग जो है वो सवार हो सकते थे। तो इसका मतलब है कि सुभाष चंद्र बोस के साथ में जो और 11 लोग थे वो सबके सब तो यहां पे पहुंच नहीं पाएंगे, उनमें से 1 या 2 लोगों का चुनाव करना पड़ेगा। तो 12 यहां पर हमारे सीट जो है फुल हो चुकी है, 1 सीट खाली है। तो उन्होंने कहा कि हम लोग किसी एक व्यक्ति को पहुंचा सकते हैं मंचूरिया। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस तो जो है वो जाने ही थे। उन्होंने काफी रिक्वेस्ट की कि एक साथी को आप लोग और ले लीजिए। ऐसा करते हुए सुभाष चंद्र बोस और हबीबुर, ये 2 लोग जो है वो तैयार होते हैं कि हमको जो है वो मंचूरिया जाना है। अब जैसे ही प्लान बनता है तो सुभाष चंद्र बोस ने प्लेन के पायलट से बात किया, कैसे भी करके एक आदमी को और एडजस्ट करना पड़ेगा। वो जो पायलट था उसने शुरुआत में मनाही की कि मैं नहीं ले जा सकता हूं, प्लेन का वजन काफी हो चुका है। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तीसरे आदमी को लेकर जाऊंगा। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पास में सामने अब डिलेमा आ चुका था कि हबीबुर जो रहमान है वो ऑलरेडी पहले से तैयार हो चुके हैं जाने के लिए, लेकिन तीसरा व्यक्ति किसको लेके जाए। ये इसीलिए काफी असमंजस्य में थे क्योंकि तीसरा व्यक्ति या तो कोई व्यक्ति हो सकता है या उनके पास में 2 सूटकेस थे जिनका वजन 90 केजी था, 90 केजी था। उन सूटकेस के अंदर क्या था, जो इंडियन नेशनल आर्मी है इसका फंड था। सुभाष चंद्र बोस ने डिसाइड किया था कि मैं जापान से कभी भी फंड्स रेज नहीं करूंगा, मैं खुद के दम पर इंडियंस के थ्रू फंड को रेज करूंगा। और इंडियंस के पास में जो ज्वेलरी थी, जो कैश था, वो उस बैग के अंदर था, लाखों रुपया था, और उसके 2 सूटकेस के अंदर डिवाइड कर दिया था। तो सुभाष चंद्र बोस के पास में अब वहां पर सिलेक्शन करना था कि या तो वो तीसरे आदमी को लेकर जाएं या फिर उन बैग्स को लेकर जाएं। तो सुभाष चंद्र बोस ने उन बैग्स को चुना क्योंकि आगे जाकर फंड की जरूरत पड़ने वाली थी। तो एक तो हो गए सुभाष चंद्र बोस, हबीबुर और साथ में वो 2 सूटकेस हो गए, 3 लोग ये हो गए। 11 ऑलरेडी उस प्लेन के अंदर जापान के आर्मी के जवान थे और एक पायलट था। ये सभी लोग जो है वो उड़ान भरते हैं साइगोंग से। इनको सीधे जो है वो जाना था, इनको सीधे जो है वो यहां पर पहुंचना था। आज का ताइपाई शहर जो है वो यही था, लेकिन पहले ताई होकू इसको कहा जाता था। जैसे ही उड़ान भरते तो इनको लगता है कि यार हमको थोड़ा सा और स्टे कर लेना चाहिए, काफी
जो है समय बीत चुका है। तो 17 अगस्त को ये जैसे ही उड़ान भरते हैं तो कुछ समय के लिए यहां पर 2 घंटे का हॉल्ट लेते हैं, ये केवल 2 घंटे का हॉल्ट लेते हैं और यहां पर रुकते हैं। सुबह अर्ली मॉर्निंग ये वापस यहां से निकलते हैं और पहुंचते हैं ताइपाई, उस समय का शहर ताइपाई। यहां पर पहुंचते हैं और प्लेन के अंदर ये सभी लोग मौजूद थे। जैसे प्लेन यहां पे पहुंचता है, प्लेन की जांच होती है कि कोई खराबी तो नहीं है। तो पायलट कहता है कि प्लेन के जो इंजन है उसके अंदर लुब्रिकेशन को लेकर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन उसको नजरअंदाज किया जा सकता है। और यह सोचकर ही कुछ समय के बाद में ये प्लेन जो है वो वापस से यहां पे उड़ान भरता है। और जैसे ही उड़ान भरता है उसके कुछ समय बाद ही, लगभग वो 50 मीटर या 100 मीटर जो है वो ऊपर उड़ान भरता है, उसके बाद में यहां पर एक ब्लास्ट होता है। अब जैसे ही ये ब्लास्ट होता है, उस प्लेन के अंदर सवार जो लोग थे वो सभी मारे जाते हैं। साथ में सुभाष चंद्र बोस उस प्लेन के जो फ्यूल था उससे पूरा भीग जाते हैं, और भीगने के बाद जैसे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो पूरे बदन के ऊपर आग लग जाती है। हबीबुर ने सुभाष चंद्र बोस के सारे कपड़े उतारे जो भी आग के अंदर झुलसे हुए थे। सुभाष चंद्र बोस भी पूरी तरीके से घायल हो जाते हैं और फिर उनको एक नजदीकी हॉस्पिटल में पहुंचाया जाता है, जहां पर डॉक्टर्स की टीम ने यह अनाउंस कर दिया कि अब इनका देहांत हो चुका है। और यह दिन जो था वो 20 अगस्त का था। 20 अगस्त को डॉक्टर्स ने अनाउंस कर दिया। ये जो ब्लास्ट होता है वो 18 अगस्त को होता है। ब्लास्ट जो है 18 अगस्त को होता है और 20 अगस्त को डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया कि अब इनका देहांत हो चुका है। बात यह है कि सुभाष चंद्र बोस के पास में जो 2 सूटकेस थे उनका क्या हुआ। तो कई कमिटीज ने यहां पर जांच करना शुरू किया और यह कहा कि वो जो सूटकेस था जिसके अंदर इतना पैसा भरा हुआ था उसको लूट लिया गया था। मतलब वहां पर जो भी लोग थे उन्होंने उस पैसे को वहां से लूट लिया और पूरा का पूरा जो है वो पैसा क्या हो गया, खत्म हो गया। मतलब उस पैसे का कोई भी पता नहीं चला था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस का देहांत होता है। उसके बाद में इंटरनेशनल लेवल पर लगभग 11 से 12 कमिटीज जो है वो गठित होती हैं ताकि सुभाष चंद्र बोस की जो मृत्यु है इसके बारे में जांच किया सके। वो मंचूरिया क्यों पहुंचना चाहते थे, इसके पीछे रीजन यूएसएसआर था जो कि उस युद्ध के अंदर जीत चुका था। सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि यूएसएसआर की हेल्प से हम लोग इंडिया को आजाद करवा लेंगे। तो ये पूरी की पूरी कहानी थी। लेकिन वाकई में क्या इतनी ही कहानी थी? ये जो एक रियल पिक्चर आप लोग देख सकते हैं, जब ताइपाई शहर के अंदर 18 अगस्त को ये प्लेन से उतर रहे थे उस समय की फोटो है। मतलब सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने कई बार अपना रूप बदला, कई बार जो है अपना रंग बदला और अपने देश को आजाद कराने के लिए हमेशा तत्पर थे। ये वो हॉस्पिटल है जहां पर सुभाष चंद्र बोस का देहांत हुआ था इलाज के दौरान। और फिर जापान के अंदर ही जो उनकी जो राख है, जलने के बाद जो राख है वो भी अभी तक भी वहां पर रखी हुई है। लेकिन कई लोग जो है इस चीज से इनकार करते हैं कि वो जो है वो उनकी हड्डियों की राख नहीं है, ऐसा इस चीज से इनकार करते। कई बार फाइल्स भी ओपन हो चुकी है और कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जो है वो अभी भी कहीं ना कहीं गुमनामी का एक रास्ता जो है वो अख्तियार कर चुके हैं, इसलिए गुमनामी बाबा के तौर पर भी जो है उनको जाना जाता है। बेसिकली सुभाष चंद्र बोस जो थे वो साइगोन के बाद में वो जाना चाहते थे। वो यानी कि प्लान तो वैसे नहीं था, लेकिन कई बार ये कयास लगाए जाते हैं कि वो फिर बर्लिन पहुंचने वाले थे, है ना। वो जो थे वो बर्लिन भी पहुंचने वाले थे, लेकिन जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, जर्मनी युद्ध हार जाता है, हिटलर अपने आप को गोली मार लेता है उस तहखाने के अंदर, बेसमेंट के अंदर, तो ये सारी कहानी जो है बदल जाती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब रेडियो के ऊपर बात करते हैं महात्मा गांधी से, है ना, किससे बात कर रहे हैं वो, महात्मा गांधी से। तो सुभाष चंद्र बोस वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। यही पहले व्यक्ति थे, इसलिए हम लोग राष्ट्रपिता जो है वो आज भी कहते हैं। ठीक है, तो ये पूरी कहानी थी। लेकिन बेसिकली बात यह है कि क्या कहानी यहीं तक थी? कहानी यहां तक नहीं थी, क्योंकि अब इसके बारे में जांच होती है। कुछ भारतीय जिनका यह कहना था कि वाकई में उनका देहांत नहीं हुआ था, यह केवल एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी, जहां पर सुभाष चंद्र बोस ने अपने आप को यह कहा कि मैं अब मर चुका हूं, इसलिए वो किसी दूसरे देश में जा चुके हैं। इसके लिए कई जांच कमेटी गठित होती है,
एक कमेटी है शहनवाज कमेटी, जो कि 1956 में गठित की गई थी। उन्होंने कहा था कि सुभाष चंद्र बोस जो है वो उस समय ही, यानी कि जलने की चोटों के परिणाम स्वरूप नेताजी की मृत्यु जो है वो हो गई थी। कमेटी ने 11 चश्मदीदों सहित 67 गवाहों की जो है वो जांच की। तो ये पूरी की पूरी यहां पर कमेटी की रिपोर्ट थी। एक दूसरी कमेटी और है, खौसला कमीशन 1970 के अंदर। तो 1970 के अंदर ये जो कमेटी गठित की गई थी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, उसने भी इस चीज को अनाउंस किया कि उसी रात जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। विमान के अंदर विस्फोट हुआ और उसके बाद में इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन सबसे ज्यादा जो कंट्रोवर्शियल रही थी वो ये मुखर्जी कमेटी रही थी। मुखर्जी जो कमीशन था, नेताजी की मौत के 50 सालों के बाद जांच के लिए तीसरा आयोग न्यायमूर्ति मुखर्जी की जांच आयोग का गठन हुआ 1999 में किया गया था। जस्टिस मनोज मुखर्जी को जिम्मेदारी दी गई कि जांच की जाए कि उन्होंने 2005 में, यानी कि 2005 में फिर उन्होंने रिपोर्ट जब सबमिट की तो कह दिया कि 18 अगस्त 1945 को ताई होकू हवाई अड्डे पर विमान दुर्घटना का कोई भी सबूत ही नहीं है, मतलब कोई विमान दुर्घटना हुई ही नहीं। मुखर्जी ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि नेताजी की विमान दुर्घटना में मृत्यु नहीं हुई है और जापानी मंदिर में राख नेताजी की है ही नहीं। हालांकि उनके इस रिपोर्ट को भारत सरकार ने नकार दिया, लेकिन यह रिपोर्ट जैसी जनता के सामने आती है तो वो उस पर बिलीव करते हैं कि वाकई में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु नहीं हुई है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अगर वाकई में उस समय उनका वर्चस्व इतना बढ़ चुका था कि कहीं ना कहीं लोगों को यह भी लगने लगा था कि और दूसरे जो नेता हैं उनको यह लगने लगा कि कहीं सुभाष चंद्र बोस हमारी पदवी, हमारा जो लीडरशिप है, कहीं उसको छीन ना ले, लोगों को यह भी डर लगने लगा था। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाकई में एक जबरदस्त हमारे लिए लीडर रहे हैं और उनकी जो मोटिवेशन है वो आज भी हमारे काम में आता है। तो आज सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म दिवस पर 157 जन्म दिवस मतलब उनकी पुण्यतिथि पर पराक्रम दिवस हम लोग मनाते हैं और 157वीं जयंती जो है वो आज मनाई जा रही है, इसलिए हमने इस लेक्चर को कवर किया है। आपका क्या मानना है कि वाकई में क्या गुमनामी वाले जो बाबा हैं वो जिंदा हैं? क्या लगता है आप लोगों को? क्योंकि उनके परिवार, सुभाष चंद्र बोस के परिवार को यह चीज एक्सेप्ट नहीं है कि यार वो मर चुके हैं, है ना, मतलब इस घटना के अंदर वो मरे थे। ओके, बताइए मुझे लेक्चर कैसा लगा। आप लोग हमारे 75 डेज हार्ड चैलेंज के साथ में जुड़ सकते हैं कि आप पॉर्न एडिक्शन से कैसे बाहर निकल रही। इसके लिए 75 टेक्निक्स हमारे द्वारा आप लोगों को दी जा रही हैं। रेगुलर आपको डेली एक टेक्निक सिखाई जाती है, बताई जाती है, जिसमें आप लोग ये सीख सकते हैं कि कैसे बाहर निकले। 75 चैलेंजेस आप लोग को दिए जा रहे हैं, 75 रियल स्टोरीज आप लोग को बताई जा रही है। चैलेंज कोड आप लोग को यूज करना है, जिससे डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर आप लोगों को एक कोर्स जो है अवेलेबल होगा और जब से आप लोग ज्वाइन करेंगे तब से ही आपका 75 डेज का हार्ड चैलेंज शुरू हो जाएगा। दीपक इंदौर ऑफिशियल हमारा टेलीग्राम चैनल है, मतलब मेरा चैनल है। आप लोग यहां पर लेक्चर की पीडीएफ और अदर डिटेल जो है उसको फाइंड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।